बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से है और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 19 है और चैप्टर 19 का टाइटल है यहाँ पे चार्ज। तो चार्ज को आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। चार्ज को जिसे हम उर्दू में कहते हैं फ़र्द जुर्म। तो एक मुलजिम के ऊपर जो फ़र्द जुर्म है वो कैसे आयद की जाती है, कैसे चार्ज को फ्रेम किया जाता है, तो वो आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले ज़रा मैं आपको चार्ज के बारे में बता दूं कि ये कब फ्रेम किया जाता है और इसका पर्पज़ क्या होता है। तो देखें, एक अगर शुरू से हम देखें कि जब एक शख्स वो जुर्म करता है, उसने जुर्म किया, उसके ऊपर एफ़आईआर दर्ज हो जाती है। एफ़आईआर जैसे ही दर्ज होती है तो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करके 14 डेज़ का टाइम पीरियड होता है पुलिस के पास कि वो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट करके और जो चालान है तो वो सबमिट करवा दें मजिस्ट्रेट के पास। तो अब यहाँ पे अगर 14 डेज़ के अंदर अंदर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करती तो उनको मज़ीद जो है मजिस्ट्रेट 3 दिन का टाइम दे देता है कि आप मतलब इसमें जो टाइम 14 डेज़ है वो एक्सटेंड हो जाता है 3 दिन और भी, मतलब टोटल 17 डेज़ हो जाते हैं कि इसमें लाजमी आपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके चालान को सबमिट करना है। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो है गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करती हैं। जहाँ पे जुर्म हुआ होता है वहाँ पे स्पॉट इंस्पेक्शन करते हैं, वहाँ पे जाके एक नोट बनाते हैं कि वहाँ पे क्या हालात वाक़यात है जब पुलिस कहती है कि हम वहाँ पे पहुँचे। तो सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चालान जो है वो सबमिट हो जाता है मजिस्ट्रेट के पास। अब आगे नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है ट्रायल शुरू होने का। तो ट्रायल जब शुरू होता है तो ट्रायल का जो सबसे पहला स्टेप है वो है चार्ज। उसमें चार्ज फ्रेम किया जाता है। मुलजिम को बताया जाता है कि तुमने कौन सा जुर्म किया है, किस लॉ के तहत किया है, किस सेक्शन के तहत किया है और किस तरीके से किया है, ताकि अब इसका पर्पज़ ये होता है चार्ज का, ताकि जो एक्यूज़्ड है, जो मुलजिम है, वो अपना दिफा कर सके। उसने अगर अपने दिफा में एविडेंस पेश करने हैं तो उसको इल्म हो कि मेरे ऊपर किस जुर्म का इल्ज़ाम है, किस लॉ के तहत है, किस सेक्शन के तहत है। तो इस चार्ज में ये जो चार्ज फ्रेम किया जाता है एक शीट के ऊपर ये फ्रेम किया जाता है। इसमें बाकायदा अदालत का नाम होता है। और हाँ, यहाँ पे ये बात लाजमी याद रखें कि जो चार्ज जो है ये वही कोर्ट, वही अदालत फ्रेम करती है जिसने ट्रायल करना होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर जो बड़े केसेस हैं, जैसे ऑफेंसेस हैं, जैसे 302 हो गया, 324 हो गया, तो मोस्टली जो है ये जो ऑफेंसेस है ये सेशन जज जो है इसका ट्रायल करता है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ होता है वो नीचे मजिस्ट्रेट करता है। तो मजिस्ट्रेट जब पूरी इन्वेस्टिगेशन का वो सारा मुलजिम का 164 वगैरह सब रिकॉर्ड करके जब ट्रायल के लिए फ़ाइल को वो भेजता है, केस को भेज देता है सेशन जज के पास। तो सेशन जज के पास जैसे ही उसमें डेट लगती है तो एक्यूज़ की हाज़िरी लगाई जाती है और उस पर चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो सेशन जज जो है यहाँ पे उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करता है। तो सिंपल सी बात यह है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम करता है। अब चार्ज को हम स्टडी करेंगे कि ये फ्रेम कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो आज के लेक्चर में स्टडी करते हैं। तो जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाता है आगे ट्रायल शुरू हो जाता है। जो ट्रायल वाले टॉपिक्स हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मजिस्ट्रेट का ट्रायल और सेशन कोर्ट का जो ट्रायल है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें भी चार्ज का जिक्र है, वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ से। तो अब यहाँ पे चार्ज कैसे फ्रेम किया जाएगा, तो सेक्शन यहाँ पे 221 है सीआरपीसी का, चार्ज टू स्टेट ऑफेंस। जो चार्ज फ्रेम किया जाता है, जो फ़र्द जुर्म आयद किया जाता है, उसमें ऑफेंस जो है, जो मुलजिम ने जो ऑफेंस किया है वो उसको बताया जाएगा। तो सब सेक्शन 1 में कहते हैं कि एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज। अब यहाँ पे कहते हैं जो भी चार्ज फ्रेम किया जाएगा अंडर दिस कोड, यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत जो भी चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो उस चार्ज में एक्यूज्ड को उसका वो जुर्म बताया जाएगा जिसका उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद किया जा रहा है। अब वो जुर्म उसको कैसे बताया जाएगा उस चार्ज में। सब सेक्शन 2 स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑफेंस सफिशेंट डिस्क्रिप्शन। अब उस ऑफेंस का अगर कोई स्पेसिफिक नाम है, जैसे मिसाल के तौर पर चोरी है, तो चोरी को पीपीसी ने नाम दिया है थेफ्ट का। जैसे कि जो मर्डर के केसेस हैं उसमें कत्ल अमद है, कत्ल शब अमद है वगैरह, बहुत कत्ल की जो 4 अक़साम है उसका मुख्तलिफ नाम है। तो वो उस ऑफेंस का जो स्पेसिफिक नाम है उसका जिक्र किया जाएगा चार्ज में। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ द लॉ which create the offense give it any specific name, the offense may be described in the charge by that name only। अब यहाँ पे कहते जो भी कानून जिस ऑफेंस को क्रिएट कर रहा है, यानी डिफाइन कर रहा है, जैसे हम पीपीसी की बात करें तो पाकिस्तान पिनल कोड में जो है बहुत सारे ऑफेंसेस को वहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो वो जो पीपीसी है वो उन ऑफेंस को क्रिएट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो अब
वो लॉ जो एक ऑफेंस को क्रिएट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, और वो लॉ उस ऑफेंस को कोई स्पेसिफिक नाम देता है, तो उस ऑफेंस को डिस्क्राइब किया जाएगा चार्ज में सिर्फ उस नाम से जिस नाम को उस लॉ ने कोई स्पेसिफिकली एक जुर्म को दिया है। हाउ स्टेटेड वेयर ऑफेंस हैज़ नो स्पेसिफिक नेम। अब कोई ऑफेंस ऐसा है कि लॉ ने उसको कोई स्पेसिफिक नाम ही नहीं दिया, उस जुर्म का कोई नाम है ही नहीं, तो फिर उस सूरत में क्या किया जाएगा? अब वहाँ पे चार्ज में तो नाम लिखा नहीं जा सकता क्योंकि लॉ ने उसको नाम ही नहीं दिया उस जुर्म को, लेकिन सिर्फ कोई डिफिनीशन मौजूद है। तो उस सूरत में क्या होगा? इफ़ द लॉ विच क्रिएट द ऑफेंस डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम। अब जो कानून जो है वो एक ऑफेंस को जो है कोई क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो लॉ उस ऑफेंस को कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहा। सो मच ऑफ द डिफिनीशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड एज टू गिव द एक्यूज नोटिस ऑफ द मैटर विद विच ही इज़ चार्ज। तो फिर जो भी डिफिनीशन उस ऑफेंस की मौजूद है उस लॉ में, तो उस डिफिनीशन के हवाले से एक्यूज को बताया जाएगा कि तुमने फ़लाँ कानून के तहत ये जुर्म किया है, इस तरीके से किया है। Subsection 4. The law and section of the law against which the accused is said to have been committed shall be mentioned in the charge. अब चार्ज में उस लॉ का नाम भी लिखा जाएगा जिस लॉ के तहत उसने जुर्म किया है, और सेक्शन का नाम भी लिखा जाएगा, उस सेक्शन को भी मेंशन किया जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे कि थेफ्ट है, तो थेफ्ट जो है पाकिस्तान पिनल कोड, सबसे पहले उस लॉ का नाम लिखा जाएगा कि कौन सा लॉ के तहत, पाकिस्तान पिनल कोड के तहत, किस सेक्शन के तहत, 379 के तहत, क्योंकि 378 में जो है वो थेफ्ट को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 379 पीपीसी में उसकी ऑफेंसेस मौजूद हैं। तो हमेशा वही सेक्शन लगाए जाते हैं जिसमें पनिशमेंट बताई गई हो। तो थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो 379 में है, तो यहाँ पे लॉ का नाम भी लिखा जाएगा चार्ज में, और उस सेक्शन का नाम भी सेक्शन भी मेंशन किया जाएगा। What implied in charge? अब कुछ चार्ज में कुछ चीज़ें implied होती हैं, खामोश होती हैं। The fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offence charge was fulfilled in the particular case. अब यहाँ पे सब सेक्शन 5 में ये बताया गया है, जैसे कि हम अगर किसी ऑफेंस को जब स्टडी करते हैं, ऑफेंस की डिफिनीशन को स्टडी करते हैं, तो उस ऑफेंस की जो डिफिनीशन होती हैं उसमें तमाम वो एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिससे एक ऑफेंस जो है वो कंस्टिट्यूट होता है, वो क्रिएट हो रहा होता है। जो लॉ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो कंडीशंस पूरी होंगी तो तब ही एक ऑफेंस जो है हम उसको कंसिडर करते हैं कि ये ऑफेंस हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि वो जो एसेंशियल्स होते हैं वो यहाँ पे चार्ज में इम्प्लाइड होंगी, उसकी वहाँ पे कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सेक्शन और लॉ का जिक्र आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वही स्टेटमेंट जो उस सेक्शन में बताई गई है तो वो एक ऑफेंस है। अब यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है सबसेक्शन 6 में, द चार्ज शिल बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अब चार्ज जो है वो तो इंग्लिश में लिखा जाएगा या जो भी लैंग्वेज उस अदालत में यूज़ की जा रही है। तो मोस्टली पाकिस्तान में इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है, तो जितने भी ये चार्ज फ्रेम किए जाते हैं तो इंग्लिश में चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। अब यहाँ तक तो ये चार्ज जो है वो मुकम्मल हो गया। उसमें एक्यूज़ को बताया जाता है शुरू से कि तुमने फ़लाँ कानून के तहत, फ़लाँ सेक्शन के तहत ये जुर्म किया है, इस शख्स के अगेंस्ट किया है, ये सारी चीज़ उसमें आ जाती हैं। अब सब सेक्शन 7 में यहाँ पे एक अलग बात बताई गई है कि अगर ये मुलजिम जो है ये ऐसा मुलजिम है कि इसने पहले भी जुर्म किया था, उसमें सज़ा काट के ये आया है, दोबारा ये जुर्म किया है, तो उस जो प्रीवियस उसकी कन्विक्शन होती है, जो पिछली जो उसकी काटी हुई सज़ा होती है, उसका जिक्र भी यहाँ पे चार्ज में किया जाएगा। और इसका पर्पज़ ये है ताकि इसकी जो सज़ा है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि ये दोबारा ये जुर्म कर रहा है। अब सब सेक्शन में यहाँ पे कहते हैं कि प्रीवियस कन्विक्शन व्हेन टू बी सेट पुट, जो प्रीवियस कन्विक्शन है, इसने जो पिछली सज़ा काटी हुई है, उसको कब जो है यहाँ पे चार्ज में पुट किया जाएगा। इफ़ द एक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ये जो एक्यूज्ड हैं जिसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो रहा है, ये ऐसा एक्यूज्ड है कि इसने प्रीवियसली भी कोई सज़ा काटी हुई है किसी अदर जुर्म में, तो फिर क्या होगा, इज़ लाइबल, तो ये एक्यूज जो है ये लाइबल है यहाँ पे बाय रीज़न ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन, उसने जो पिछली जो सज़ा काटी हुई है तो उस सज़ा की वजह से ये लाइबल है कि यहाँ पे टू इन्हेंस पनिशमेंट, ताकि इसकी सज़ा को बढ़ाया जाए, या पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense. The fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge. If such statement have been omitted, the court may add it in any time before sentence is passed. तो अब यहाँ पे कहते हैं कि एक्यूज्ड ऐसा है कि इसने किसी भी अदर जुर्म में प्रीवियसली कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता है, और अब यहाँ पे जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसकी वजह से
इसकी सज़ा को बढ़ाना है या इसको डिफरेंट काइंड की सज़ा देनी है। इसने दोबारा से ये जुर्म किया है, इस जुर्म के लिए इसकी सज़ा को अगर बढ़ाना है या डिफरेंट काइंड की सज़ा देनी है ताकि इसको ज़्यादा सज़ा मिले। इसी वजह से कि ये पिछला भी इसने कोई जुर्म किया था, तो अब वो जो प्रीवियस कन्विक्शन है उसको साबित करना पड़ेगा। तो साबित करने के लिए उस प्रीवियस कन्विक्शन को सेट आउट किया जाएगा यहाँ पे जो अभी चार्ज फ्रेम हो रहा है, और इसमें प्रीवियस कन्विक्शन का जिक्र करते हुए वो फैक्ट्स लेके जाएंगे उस प्रीवियस ऑफेंस के, और डेट भी लिखा जाएगा, प्लेस भी लिखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अब जो नया चार्ज फ्रेम हो रहा है उस प्रीवियस कन्विक्शन के हवाले से ये सारी चीज़ें जो है वो सेट आउट की जाएंगी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें जो है ये नहीं लिखी जाती, ये फैक्ट, ये डेट और प्लेस जो प्रीवियस कन्विक्शन के हवाले से हैं, तो अगर ये यहाँ पे ओमिट हो जाता है तो उसको जो है यहाँ पे कहते हैं कि द कोर्ट में एड इट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास। तो यहाँ पे जिसने दूसरा जो अभी बाद में जुर्म किया है, तो इसकी सज़ा पास करने से पहले, इसका फैसला सुनाने से पहले अदालत किसी भी टाइम पे वो प्रीवियस कन्विक्शन के हवाले से जो डिटेल्स हैं उसको चार्ज में दोबारा से सेट आउट कर सकती हैं। अब सेक्शन यहाँ पे आ जाता है 222, पार्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। जो चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसमें वो टाइम भी लिखा जाएगा कि किस टाइम तुमने ये जुर्म किया है, उस जगह का जिक्र भी किया जाएगा, और किस शख्स के अगेंस्ट ये जुर्म किया है उस शख्स का नाम भी चार्ज में मेंशन किया जाएगा। द चार्ज शैल कंटेन सच पार्टिकुलर्स as to the time and place of alleged offence and the person if any against whom or the thing if any in respect of which it was committed as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो चार्ज लिखा जाएगा तो उस चार्ज में वो तमाम पार्टिकुलर्स, वो तमाम तफसीलात लिखी जाएंगी उस टाइम के हवाले से, उस प्लेस के हवाले से जिस टाइम ये जुर्म किया गया है, जिस जगह पे ये जुर्म किया गया है, और किस शख्स के अगेंस्ट किया है, किस चीज़ के ज़रिए ये जुर्म किया गया है, उन पर्सनस का और उन चीज़ों का जिक्र किया जाएगा जो उस जुर्म में इस्तेमाल की गई है। और इसका जो है रीजनेबली उस एक्यूज को जो है वो एक सफिशेंट नोटिस दिया जाएगा ताकि उसको पता चले कि कहाँ पे, किस जगह पे, किस शख्स के अगेंस्ट इसने ये जुर्म किया है। ये सारी चीज़ें चार्ज में मेंशन की जाएंगी। सब सेक्शन 2 यहाँ पे आ जाता है। When the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money। अब यहाँ पे पाकिस्तान पिनल कोड के 2 ऑफेंसेस का सिर्फ यहाँ पे जिक्र है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और dishonest misappropriation of money। It shall be sufficient to specify the gross sum in respect of which the offence is alleged to have been committed। तो यहाँ पे जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन के हवाले से चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो चार्ज में उस ग्रॉस सम का जिक्र किया जाएगा, यानी उन पैसों का जिक्र किया जाएगा जिसके हवाले से ये मिसअप्रोप्रिएशन की गई है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है। और इसके आगे जो है एंड द डेट्स बिटवीन विच द ऑफेंस इज़ अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड, फिर उन डेट्स का जिक्र भी किया जाएगा कि किस तारीख से किस तारीख के दरमियान जो है ये जुर्म किया गया है, ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन की गई है, विदाउट स्पेसिफाइंग पार्टिकुलर्स आइटम और एग्जैक्ट डेट्स। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है चार्ज में, बस वो डेट लिख दी जाएंगी कि फ़लाँ तारीख से लेके इस तारीख के दरमियान। And the charge so framed shall be deemed to be charged of the one offence within the meaning of section 234। यहाँ पे आगे हम स्टडी करेंगे सेक्शन 234 जो है, उसमें सेक्शन 234 में ये बताया गया है कि अगर एक शख्स ने एक साल में 3 दफ़ा सेम जुर्म किया है तो उसके ख़िलाफ़ जो है यहाँ पे 3 मुकदमात नहीं होंगे बल्कि उन तीनों का एक ही ट्रायल होगा। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि अगर एक शख्स ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिसअप्रोप्रिएशन की है और टाइम टू टाइम की है तो फिर वो उन अमाउंट का जिक्र किया जाएगा जितनी अमाउंट की मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की गई है और किस तारीख से किस तारीख के दरमियान की गई है तो वो भी लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोविज़ो में ये बता रहे हैं कि जो डेट का जिक्र किया जाएगा कि कौन सी तारीख से लेके किस तारीख के दरमियान, तो इसके बीच का जो फासला है वो 1 ईयर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। एक साल में उसने कितनी दफ़ा मिसअप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, कितने पैसों में किया है। सेक्शन 223 व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। अब मैनर भी लिखा जाता है, उसमें चार्ज में लिखा जाता है कि किस तरीके से तुमने ये जुर्म किया है। अब कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं कि वहाँ पे मैनर की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं कि वहाँ पे मैनर को डिफ़ाइन करने की चार्ज में स्टेटेड के लिए ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे कहते हैं कि व्हेन द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट द पार्टिकुलर्स मेंशन इन सेक्शन 221 एंड 222 डू नॉट गिव द एक्यूज सफिशिएंट नोटिस ऑफ द मैटर विद विच ही इज़ चार्ज। अब यहाँ पे कहते हैं कुछ केसेस का जो नेचर है वो इस तरीके से होता है कि जो तफसीलात हमने ऊपर सेक्शन 221 और 222 में देख ली हैं तो ये अगर मेंशन भी की जाए
उस चार्ज में, तो जो एक्यूज़ड है उसको सफिशिएंट नोटिस नहीं मिलता, यानी कि उसको वो चार्ज उस बात समझ नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होगा फिर, द चार्ज शेल आल्सो कंटेन सच पार्टिकुलर्स ऑफ द मैनर इन विच द एलेज ऑफेंस वाज कमिटेड एज विल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस। तो फिर उस चार्ज में वो पार्टिकुलर्स, वो तफसीलात लिखी जाएंगी जिससे उस एक्यूज़ को बात समझ आ जाए कि उसने किस तरीके से ये जुर्म किया है। तो अब यहाँ पे मैनर के हवाले से कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम देखते हैं। A is accused of theft of certain article at a certain time and place. The charge need not set out the manner in which the theft was effected. अब यहाँ पे theft के हवाले से अगर कोई ऑफेंस है तो इसमें कहते हैं कि ए जो है वो मुलजिम है कि उसने चोरी की है, कुछ सर्टन आर्टिकल्स हैं, कुछ चीज़ें उसने चोरी की हैं फ़लाँ टाइम पे और फ़लाँ जगह पे। तो अब यहाँ पे चार्ज में जो है वो मैनर की ज़रूरत नहीं है, मैनर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने इस तरीके से ये चोरी की है, क्योंकि यहाँ पे बस सिर्फ जो चोरी है उसको साबित करना है कि ये कुछ चीज़ें हैं इस फ़लाँ टाइम पे और फ़लाँ जगह पे तुमने की हैं। तो यहाँ पे मैनर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा अगर एग्जांपल देखें, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी। यहाँ पे ए के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि तुमने बी को चीट किया है, उसके साथ धोखा किया है फ़लाँ टाइम पे और फ़लाँ जगह पे। तो यहाँ पे चार्ज में अब ज़रूरी है कि वहाँ पे उस मैनर को चार्ज में सेट किया जाए कि किस तरीके से जो है ए ने बी को चीट किया है। यहाँ पे उस मैनर को बताना जो है वो ज़रूरी है। ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। ए के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि तुमने फॉल्स एविडेंस जो है फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह पे पेश किए हैं, झूठी गवाही दी है या कोई भी फॉल्स एविडेंस पेश किया है, इस चीज़ का इल्ज़ाम है। तो अब क्या होगा, चार्ज में किस बात का जिक्र किया जाएगा, द चार्ज मस्ट सेट आउट दैट पोर्शन ऑफ द एविडेंस गिवन बाय ए विच इज़ एलेज्ड टू अ फॉल्स। तो चार्ज में सिर्फ वही चीज़ सेट की जाएंगी, वही चीज़ सेट आउट की जाएगी, बताई जाएंगी कि एविडेंस का कौन सा पोर्शन उसने फॉल्स एविडेंस जो है वो पेश किया है, स्पेसिफाई किया जाएगा यहाँ पे। ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग बी अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज public functions at a given time and place. The charge must set out the manner in which A obstructed B in the discharge of his function. यहाँ पे ए जो है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि तुमने जो बी जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, कि तुमने उसको रोका है, उसके काम में रुकावट डाली है अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को सर अंजाम देते हुए फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह पे। तो यहाँ पे अब चार्ज में ये मैनर जो है वो बताना ज़रूरी है कि ए ने किस तरीके से कौन सी हलत डाली है बी के काम में। तो यहाँ पे इस चीज़ को चार्ज में बयान करना ज़रूरी है। यहाँ पे सेक्शन का लगना सिर्फ काफ़ी नहीं है बल्कि उस मैनर को भी सेट आउट करना ज़रूरी है। तो इस तरीके सेक्शन 223 का पर्पज़ यही है कि जहाँ पे ज़रूरी हो तो मैनर भी बताया जाएगा। सेक्शन 224 वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज़ पनिशेबल। इन एवरी चार्ज word used in describing an offence shall be deemed to have been used in the sense attached to them respectively by the law under which such offence is punishable। अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमेशा उस ऑफेंस का जिक्र किया जाएगा चार्ज में जिस सेक्शन के तहत वो ऑफेंस पनिशेबल होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो थेफ्ट है, जो चोरी है, उसको पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 378 में डिफ़ाइन किया गया है और जबकि पनिशमेंट है वो 379 में है। तो यहाँ पे चार्ज में वही सेक्शन लगाए जाएंगे तो जिस सेक्शन कहते हैं वो ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है। इसी तरीके से जो एफआईआर जब दर्ज करते हैं पुलिस वाले तो उसमें भी हमेशा वही सेक्शन लगाते हैं जिस सेक्शन के तहत वो ऑफेंस पनिशेबल है। तो यहाँ पे यही इसमें भी कह रहे हैं कि चार्ज में जो सेक्शन लगाए जाएंगे, डिस्क्राइब किए जाते हैं, तो हमेशा वहाँ पे पनिशेबल वाले जो सेक्शन होते हैं वही लिखे जाएंगे। इफेक्ट ऑफ एरर, अब चार्ज फ्रेम करते हुए अगर कोई एरर आ जाए, उसमें कोई गलती हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। नो एरर इन स्टेटिंग आइदर द ऑफेंस और द पार्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दूस पार्टिकुलर्स शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटीरियल अनलेस द एक्यूज्ड वाज इन फैक्ट मिसलेड बाय सच एरर और ओमिशन एंड इट हैज़ ओकेजन अ फेलियर ऑफ जस्टिस। तो इसमें कहते हैं कि जो चार्ज में जब ऑफेंस को डिस्क्राइब किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, या जो पार्टिकुलर्स वो सेट की जाती हैं चार्ज में बयान की जाती हैं, या कोई ओमिशन अगर हो जाए उस ऑफेंस को बयान करते हुए या उस पार्टिकुलर्स को बयान करते हुए उसमें कोई एरर आ जाए तो उस एरर को यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी केस पे उसको मटीरियल नहीं समझा जाएगा, यानी उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि अनलेस द एक्यूज्ड वाज इन फैक्ट मिसलेड, लेकिन अगर उस एरर की वजह से यहाँ पे एक्यूज जो है वो मिसलेड हो रहा है और उस एरर या ओमिशन की वजह से, इस यानी कि उस एरर की वजह से
एक्यूज अपना दिफा नहीं कर पा रहा, मिसलेड हो जाएगा, उसको सज़ा हो जाएगी सिर्फ उस गलती की वजह से जो कि उस चार्ज में हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐसी अगर कोई सिचुएशन नहीं है मिसलेड की, तो फिर उस एरर को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो एरर ऐसा है कि उससे एक्यूज मिसलेड हो जाएगा और फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा, यानी कि जो फैसला है वो डिफेक्टिव आ जाएगा, तो उस सूरत में यहाँ पे उस एरर को ठीक किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर उस एरर से एक्यूज को कोई मसला नहीं है, वो मिसलेड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ठीक करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके हवाले से यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है। ए इज़ चार्ज अंडर सेक्शन 242 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड विद हैविंग, अब यहाँ पे ये देखें इन्वर्टेड कॉमर्स में ये सेंटेंस लिखा गया है, हैविंग बीन इन पोजेशन ऑफ अ काउंटरफीट कॉइन, हैविंग नोन एट द टाइम व्हेन ही बिकेम पोजेस्ड देयर ऑफ दैट सच कॉइन वाज काउंटरफीट, द वर्ड fraudulently being omitted in the charge unless it appears that A was in fact misled by this omission, the error shall not be recorded as material। यहाँ पे ए जो है इसके ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन, यहाँ पे जो ऑफेंस है 242 में, इसके तहत जो है एक्यूज का एक चार्ज फ्रेम हो रहा है। लेकिन इस ये अब यहाँ पे जो कॉमा के अंदर नज़र आ रहा है, ये सारा वो उस सेक्शन 242 की वो वर्डिंग है। तो ए के ऊपर यहाँ पे जो चार्ज फ्रेम हो रहा था उसमें ये बताया गया है कि ये जो ए है इसके पोजीशन में काउंटरफीट कॉइन्स थी, और जिस टाइम इसके पास ये कॉइन्स थी तो इसको पता था कि ये काउंटरफीट है, ये जाली है। लेकिन इसमें क्या था कि चार्ज फ्रेम करते हुए फ्रॉडलेंट का जो वर्ड है ये वहाँ पे इसमें गलती आ गई, और ये फ्रॉडलेंटी का वर्ड जो है ये ओमिट हो गया चार्ज में, ये चार्ज में नहीं लाया गया। अब यहाँ पे अगर ए जो है उसकी जब ट्रायल हो रहा है, चार्ज फ्रेम हो गया, और इस ये वर्ड जो फ्रॉडलेंटली है ये यहाँ पे ओमिट हो चुका है, इससे अगर ए जो है वो मिसलेड नहीं हो रहा तो यहाँ पे इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे जो वर्ड फ्रॉडलेंटली है ये ओमिटेड है और इसकी वजह से ए जो है वो मिसलेड हो रहा है, अपना दिफा नहीं कर पाएगा, आगे इसको सज़ा हो जाएगी, तो इस सूरत में यहाँ पे ये जो मटीरियल एरर है इसको दुरुस्त किया जाएगा। सेक्शन 226 जो है यहाँ पे वो ओमिट हो चुका है। सेक्शन 227 कहता है कि जो चार्ज है वो किसी भी टाइम जो है वो अल्टर किया जा सकता है, उसको उसमें तरमीम की जा सकती है, उसको चेंज किया जा सकता है। एनी कोर्ट में अल्टर और एड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस्ड। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो भी कोर्ट है, जो चाहे मजिस्ट्रेट है या जो सेशन कोर्ट है, जो भी आगे चार्ज फ्रेम कर रहा है, तो कहते हैं कि वो किसी भी टाइम, यहाँ पे कहते हैं कि एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज़ प्रोनाउंस, जजमेंट आने से पहले किसी भी टाइम अदालत जो है वो उस चार्ज को अल्टर कर सकते हैं या उसमें कोई मज़ीद चीज़ें शामिल कर सकते हैं। एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन शेल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। अब यहाँ पे जो भी अल्ट्रेशन की जाएंगी इस चार्ज में या कोई जो भी एडिशन की जाएंगी तो वो रीड की जाएंगी एक्यूज के सामने, उसको बताई जाएंगी और एक्सप्लेन की जाएंगी कि हम चार्ज में क्या अल्ट्रेशन कर रहे हैं, क्या उसमें एडिशन कर रहे हैं। सेक्शन 228 व्हेन ट्रायल में प्रोसीड इमीडिएटली आफ्टर अल्ट्रेशन इफ़ द चार्ज फ्रेम्ड और अल्ट्रेशन और एडिशन मेड अंडर सेक्शन 227 is such that proceeding immediately with the trial is not likely in the opinion of the court to prejudice the accused in his defense or the prosecution in the conduct of the case। तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जो चार्ज फ्रेम किया जाता है सेक्शन 227 के तहत, या जो इसमें जो अल्ट्रेशन की जाती हैं या कोई एडिशन की जाती हैं सेक्शन 227 के तहत, और यहाँ पे अल्ट्रेशन के बाद, एडिशन के बाद या जो भी चार्ज फ्रेम हो जाता है, इसके बाद ट्रायल जो है वो आगे उसी वक्त प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन कोर्ट की ओपिनियन के मुताबिक अगर वहाँ पे कोई प्रेजुडिस है, एक्यूज को अपने दिफा करने में कोई मसला है या आगे प्रोसिक्यूशन जो है वो केस कंडक्ट करने में उनके लिए कोई इशू है, तो यहाँ पे ट्रायल को रोका जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई प्रेजुडिस नहीं है एक्यूज को, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, तो फिर यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट के पास अबदीदी इख्तियार है, आफ्टर सच चार्ज or alteration or addition has been framed or made, proceed with the trial as if the new or altered charge had been the original charge। तो जहाँ पे चार्ज में अल्ट्रेशन वगैरह की जाती हैं, तो अगर कोर्ट यहाँ पे कहती है कि कोई प्रेजुडिस नहीं है एक्यूज को अपना दिफा करने में या प्रोसिक्यूशन को अपना केस कंडक्ट करने में कोई प्रेजुडिस नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो कोर्ट जो है यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अल्ट्रेशन के बाद या एडिशन के बाद जो है वो ट्रायल को प्रोसीड करेंगी और ऐसे ही आगे प्रोसीड करेंगी जैसे कि ये ओरिजिनल चार्ज जो है ये फ्रेम कर दिया गया है। When new trial may be directed or trial suspended। अब यहाँ पे चार्ज मल्ट्रेशन के बाद जो है ट्रायल को जो है दोबारा से नए सिरे से शुरू करने के भी डायरेक्शंस दे सकता है अदालत, या जो है ट्रायल को सस्पेंड भी किया जा सकता है। इफ़ द न्यू और अल्टर्ड और एडेड चार्ज इज सच
that proceeding immediately with the trial is likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid. The court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary. तो अब यहाँ पे हम अगर इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे हमने सेक्शन 227 देखा तो उसमें यही बताया गया कि चार्ज जो है वो किसी भी स्टेज पे जो है उसमें अल्ट्रेशन की जा सकती हैं। अब एक ट्रायल ऐसा है कि उसमें काफ़ी आगे जो है एविडेंस हो गए हैं, कुछ गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड हो गए हैं, बाद में जाके उसमें अल्ट्रेशन हो गई है। और अब यहाँ पे सेक्शन 229 को हम देखें तो इसमें कहते हैं कि जब नया चार्ज फ्रेम किया जाता है इसमें जो अल्ट्रेशन होती है या उसमें कोई एडिशन होती है और वो चार्ज में जो अल्ट्रेशन एडिशन वगैरह हुई है वो प्रोसीडिंग ऐसी है कि अब यहाँ पे कोर्ट को लगता है कि हम अगर इसी ट्रायल को आगे प्रोसीड करते हैं, जो एक्यूज़्ड है उसके अगेंस्ट या जो प्रोसिक्यूशन है उनके गवाहान ने जो बयानात रिकॉर्ड किए हैं तो वहाँ पे नए चार्ज फ्रेम के बाद यहाँ पे इसमें कुछ यहाँ पे कम्प्लेक्सिटीज़ आ जाएंगी, कोई कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाएंगी। तो इस सूरत में यहाँ पे अगर अदालत समझती है कि प्रेजुडिस हो रहा है एक्यूज़ के साथ या प्रोसिक्यूशन को, तो कोर्ट जो है यहाँ पे नए ट्रायल का जो है वो डायरेक्शन दे सकती हैं कि हमने अगर चार्ज में एडिशन कर दी है या अल्ट्रेशन कर दी हैं तो हम नया ट्रायल करेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट के पास इख्तियार है, या यही ट्रायल जो है कोर्ट इसको एडजर्न भी कर सकती हैं, सस्पेंड भी कर सकती हैं। सेक्शन 230 स्टे ऑफ प्रोसीडिंग इफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस इन अल्टर्ड चार्ज रिक्वायर प्रीवियस सैंक्शन। If the offence stated in the new or altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, the case shall not be proceeded with until such sanction is obtained, unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same facts as those on which the new or altered charge is founded. तो सेक्शन 230 में ये बताया गया है कि जब नया चार्ज फ्रेम किया जाता है या उस चार्ज में अल्ट्रेशन होती है या उसमें कोई एडिशन करनी होती है और उसमें से जो है सबसे पहले जो प्रोसिक्यूशन है उनसे प्रीवियस सैंक्शन लेना ज़रूरी है, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है प्रोसिक्यूशन की साइड है उनको बताया जाता है कि हमने चार्ज में अल्ट्रेशन करनी है या एडिशन करनी है या कर दी है। तो यहाँ पे ये जो ट्रायल है ये आगे तब तक प्रोसीड नहीं होगा जब तक के है प्रोसिक्यूशन से ये उनसे परमिशन ना ली जाए, उनसे इजाज़त ना ली जाए। तो यहाँ पे जब तक ये सैंक्शन नहीं मिलती, इजाज़त नहीं मिलती प्रोसिक्यूशन की साइड से, तो जो प्रोसीडिंग है वो स्टे की जाएंगी। लेकिन अगर ये सैंक्शन जो है वो ऑलरेडी जो है वो लिया जा चुका है प्रोसिक्यूशन से उन्हीं सेम फैक्ट्स पे, तो यहाँ पे फिर आगे जो नया चार्ज है, जो अल्ट्रेशन है, वो आगे प्रोसीड कर दी जाएंगी। सेक्शन 231 रिकॉल ऑफ विटनेसेस विच चार्ज अल्टर्ड। अब क्या हुआ कि जब चार्ज सबसे पहले फ्रेम हुआ तो उसके बाद जो है गवाहान आ गए, विटनेसेस आ गए, उन्होंने अपने बयानात रिकॉर्ड कर दिए हैं, उनका चीफ हो गया, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ सारा हो गया, लेकिन बीच में जो है चार्ज में अल्ट्रेशन हो गई है। तो यहाँ पे जो विटनेसेस हैं उनको दोबारा भी रिकॉल किया जा सकता है। यहाँ पे कहते हैं कि वेन एवर अ चार्ज इज़ अल्टर्ड और एडेड टू बाय द कोर्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। यहाँ पे कहते हैं कि जब ट्रायल कमेंस हुआ, ट्रायल शुरू हो गया, उसके बाद आगे जब भी चार्ज में अल्ट्रेशन हुई या कोई एडिशन हो गई तो फिर क्या होगा, द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज शेल बी अलाउड टू रिकॉल और रिसमन एंड एग्जामिन विद रेफरेंस टू सच अल्ट्रेशन और एडिशन एनी विटनेस who may have been examined and also to call any further witness whom the court may think to be material। तो क्या हुआ कि ट्रायल शुरू हुआ, आगे ट्रायल जाके उसमें गवाहान के बयानात वगैरह भी हो गए, उनके एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन चार्ज में जब अल्ट्रेशन हुई या कोई एडिशन हुई तो उसके बाद जो अदालत है वो प्रोसिक्यूशन को भी और एक्यूज़्ड को भी ये अलाउड करेगा, उनको परमिशन देगा कि आप अगर उस विटनेस को दोबारा से बुलाना चाहते हैं तो हम उसको रिकॉल करते हैं, उसको रिसमन कर सकते हैं। अगर आप उसको दोबारा से एग्जामिन करना चाहते हैं इस नए एडिशन या अल्ट्रेशन की वजह से तो हम उसको बुला सकते हैं। तो फिर जो भी विटनेसेस हैं जो ज़रूरी हैं उनको बुलाया जाएगा, उनको यहाँ पर दोबारा से जो है वो यहाँ पर एग्जामिन किया जा सकता है। सेक्शन 232 इफेक्ट ऑफ मटीरियल एरर। अगर कोई मटीरियल एरर हो जाता है तो उस सूरत में क्या होगा। सेक्शन 232 में ये बताया गया है कि एक ट्रायल कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया था, उसमें कोई मटीरियल एरर था, कोई ऐसी बुनियादी वजह थी जिसकी वजह से जो एक्यूज्ड है वो मिसलेड हुआ, इस वजह से उसने अपना दिफा नहीं किया और उसको सज़ा हो गई। अब जब अपील की गई, यहाँ पे कहते हैं कि एपिलेट कोर्ट, अब एपिलेट कोर्ट जो है वो कोई भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी है और सेशन कोर्ट भी है। मिसाल के तौर पर मजिस्ट्रेट ने ट्रायल किया, मजिस्ट्रेट ने कोई चार्ज में कोई मटीरियल गलती थी जिसकी वजह से एक्यूज़ को सज़ा हो गई। अब ये जो एक्यूज़ है ये अपील करेगा तो ये सेशन कोर्ट को अपील करेगा। तो यहाँ पे अब एपिलेट कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट है, या इस तरीके से एक जो ट्रायल कोर्ट है वो सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट ने कोई सज़ा सुना दी है, अब बंदा चला गया अपील में, तो एपिलेट कोर्ट यहाँ पे हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे अब
सारी बातें बता दी गई हैं कि कोई एपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है, जो भी अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं रिवीजन की, तो यहाँ पे जो चैप्टर है हमारे पास सीआरपीसी का चैप्टर 27 है यहाँ पे रिवीजन का के हवाले से। तो जो भी यहाँ पे एपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो अपनी रिवीजन की पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनकी ओपिनियन के मुताबिक, अदालत के ओपिनियन के मुताबिक, कोई भी पर्सन जिसको कन्विक्ट किया गया है ऑफेंस में, और इस वजह से उसको कन्विक्ट किया गया है कि उसके चार्ज में जो है कोई यहाँ पे मिसलेड किया गया, उसमें कोई गलती थी, इसी वजह से जो एक्यूज है उसको सज़ा हो गई, उसके चार्ज में कोई एरर था, इसकी वजह से उसको सज़ा हो गई। इट शेल डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल। तो फिर ये जो एपीलेट कोर्ट है, हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन जो भी है जिनको वहाँ पे रिवीजन दायर की गई है, तो वहाँ पे वो अदालत फिर डायरेक्शंस देंगी न्यू ट्रायल के लिए कि वहाँ पे दोबारा से चार्ज फ्रेम किया जाए, या जो भी अदालत मुनासिब डायरेक्शन समझे तो उनको डायरेक्शंस की जाएंगी तो इसका दोबारा से ट्रायल किया जाए। तो यहाँ पे इसमें हमें एक और बात भी समझ आ गई है कि जब भी किसी शख्स को इसी वजह से सज़ा होगी कि चार्ज में कोई गलती थी, उस एरर की वजह से एक्यूज़ को सज़ा हो गई, तो हम यहाँ पर रिविज़न दायर करेंगे, रिविज़न हम फाइल करेंगे कि यहाँ पे इसमें चार्ज में कोई गलती थी, एरर था, मटेरियल एरर था, इसी वजह से एक्यूज़ को जो है सज़ा हो गई है। तो फिर अगर वो अदालत मुनासिब समझे तो वो न्यू ट्रायल की डायरेक्शंस दे सकता है। सबसेक्शन 2, इफ़ द कोर्ट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सच that no valid charge could be preferred against the accused in respect of the facts proved, it shall quash the conviction। अब अगर अदालत को यहाँ पे ये भी लगता है अदालत के ओपिनियन के मुताबिक ये केस तो ऐसा है कि एक्यूज्ड के ख़िलाफ़ तो कोई वैलिड चार्ज बनता ही नहीं है, इसके ख़िलाफ़ तो कोई ऐसा कोई प्रूफ, कोई मुनासिब फैक्ट्स ही नहीं है जो इस केस में साबित हुए हों, तो यहाँ पे अदालत उसकी कन्विक्शन को क्वाइश भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज का लेक्चर इम्तिहान फॉर्मेट रहा होगा। थैंक यू सो मच।